हेलो भाई, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अन अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो बेटा बज गए हैं रात के 11 और आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी कुमार मैंग के साथ क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी। तो बेटा क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बुधवार और बृहस्पतिवार को आपकी एनसीईआरटी चलेगी इकोनॉमिक्स की, सोमवार मंगलवार को रमेश सिंह चलेगी। तो कल मंगलवार था, कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज 6 बजे आपकी रमेश सिंह पब्लिश हुई है। ठीक है, तो आप रमेश सिंह को देख लिए होंगे। अब हम लोग बेटा एनसीईआरटी की बात करेंगे। तो चलिए सभी लोग तेजी के साथ सेशन को, जो लोग भी जुड़ गए हैं सेशन को सबसे पहले क्या कर दें, लाइक कर दें और सबको शेयर भी कर दें बेटा। तो भारत के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, जहां पर बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर आपके साथ मिल करके आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं और आप इंडिया मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी टेस्ट सीरीज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 80 टेस्ट आपको मिलेगा हर साल, जिसमें से बेटा 50 प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे, 30 मेंस के टेस्ट होंगे और 30,000 रुपए, यस 30,000 रुपए का ऑनवर्ड आप जीत सकते हो। 30,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन, जो 30,000 रुपए की जो कीमत है बाहर इस टेस्ट की, उसे आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। बस याद रखिएगा आज है वो आखिरी दिन, 30 जून, कुछ देर और बचे हुए हैं। अगर आपने अब तक नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन तो आप तेजी से K10 को यूज करके बेटा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूपीएससी सीएससी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी भी चल रहा है। 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, extend subscription 1 year plan valid till mains 2022 and 2 year plan valid till mains 2023। इट मीन्स आपको 35% का बेटा ऑफर मिल रहा है। आप तेजी के साथ इसे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो आप लोन ले सकते हैं, तो लोन ले करके आप अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। चेज योर यूपीएससी ड्रीम। बस याद रखना है इस ड्रीम में मैं आपके साथ हूँ K10। आपकी कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम, वो मेरी प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम लिंक पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें हो रही हैं। आप आइकॉनिक प्लस कोई भी फॉलो कर सकते हैं। आपको 6 महीने कोर्स लेना है 6 महीने ले लीजिए, आपको 1 साल लेना है बेटा 1 साल ले लीजिए। तो K10 को यूज करके आप कोई प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 जून से बेटा ये सारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 1 ईयर बैचेज फॉर यूपीएससी सीएससी, 2 ईयर बैचेज फॉर यूपीएससी सीएससी, फिनिक्स रिवीजन बैचेज भी चल रहे हैं, साथ साथ एनसीईआरटी बैचेज फॉर यूपीएससी सीएससी भी आपका बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है, जिसे हमने नाम दिया है पाथफाइंडर। तो पाथफाइंडर यानी करंट जीएस के लिए है, राइस 6.0 कंप्लीट जीएस के लिए है, वर्ल्ड अफेयर्स बेटा 3.0 आपका वर्ल्ड अफेयर रिलेटेड आपके करंट को कवर करेगा। और साथ बता दें अन अकेडमी का एक कम्बैट स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है, 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रोग्राम बेटा, जिसमें आप जीत सकते हैं। और एवरी संडे है ना, हर संडे को आप यूज करना है, K10 कोड यूज करके आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। और हमारे साथ प्लस पर भी है, तो प्लस पर हम लोग बेटा कॉम्बो और ऑप्शन दोनों लेके चल रहे हैं, जीएस और ऑप्शन का कॉम्बो पैक लेके चल रहे हैं, जहां पर आप इंडियन इकोनॉमी की बेहतरीन नॉलेज को लेंगे और साथ साथ इकोनॉमिक्स ऑप्शन को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और K10 को प्रोमो कोड को मेरे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज हमने कहा कि एनसीईआरटी को कवर करेंगे बेटा। एनसीईआरटी को कवर करने के लिए आज का जो चैप्टर है हमारा वो है निधनता एक चुनौती के रूप में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे निधनता क्या है। हम यहाँ पर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9th, एनसीईआरटी क्लास 9th की हम लोग बात कर रहे हैं, निधनता एक चुनौती के रूप में है। तो देखेंगे इस वाले चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे है ना। तो इस अध्याय में इसका अवलोकन कर ले बेटा क्या क्या है। तो निधनता के विषय के बारे में चर्चा की गई है, जो आजाद भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती भी है। उदाहरणों के द्वारा इसमें बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया गया है। तो समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निधनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करेगा। भारत और विश्व में निधनता की प्रवृत्तियों को निधनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से यहाँ पर समझाया भी गया है। साथ साथ निधनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निधनता के निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। यानी यहाँ पर इस एनसीईआरटी की चैप्टर में बेटा निधनता के क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके क्या रेमेडीज हो सकते हैं, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, इसको लेकर के लगातार बात की गई है। ठीक है, तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन इस चैप्टर में नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके पूरी बातों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि वास्तव से पहले जाने के अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो हमने कहा कि इस वाले चैप्टर में बेटा हम लोग शहरी निधनता के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण निधनता के बारे में पढ़ेंगे, निधनता के क्या कारण है ये जानने की कोशिश करेंगे।
सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता क्या है, निर्धनता रेखा किसे कहते हैं, निर्धनता का अनुपात लगाने वाली कौन कौन सी समितियां हैं। कई बार प्रीलिम्स पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गरीबी को निर्धारित करने वाली कमेटी समितियों के नाम बताइए। वैश्विक स्तर पर किस प्रकार निर्धनता है, इसको जानेंगे। अंतर्राज्यीय असमानताओं, निर्धनता को कम करने के उपाय, निर्धनता से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये सारे बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम वर्तमान रिपोर्ट को भी शामिल करेंगे, कमिटीज की रिपोर्ट को शामिल करेंगे, योजनाओं को। तो सिर्फ हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ तमाम चीजों को जानने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम किस प्रकार से अपनी इस एनसीईआरटी पढ़ें। तो एक बार परिचय देख लें कि अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं बेटा, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो निर्धन है। वो गांव के भूमिहीन वास्तव में श्रमिक भी हो सकते हैं, जो शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, वो निर्माण स्थल के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, निर्माण स्थल के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, और ढाबों में काम करने वाले, ठीक है, ढाबों में काम करने वाले, यस, ढाबों में काम करने वाले कौन हो सकते हैं, तो ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं, ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों निर्धनता को देखते हैं, वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इस आंकड़े को आप नोट कर सकते हैं, देश का हर चौथा व्यक्ति क्या है बेटा, निर्धन है। इसका अर्थ ये है कि भारत में मोटे तौर पर 26 करोड़ लोग निर्धनता में ही जीते हैं, यानी भारत की कुल आबादी का लगभग 26 करोड़ लोग गरीब हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेत दृढ़ है, और यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता भी है। ठीक है, इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता भी है। अगर हम दो बातें करें कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी, तो निर्धनता के दो विशिष्ट मामलों की बात करें तो एक हम लोग अर्बन पॉवर्टी की बात करेंगे, एक हम लोग रूरल पॉवर्टी की बात करेंगे। तो निर्धनता के दो विशिष्ट मामलों में बेटा शहरी निर्धनता क्या है, शहरी निर्धनता क्या है, एग्जाम्पल यहां दिया गया है कि 33 वर्षीय रामशरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे के एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपए कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे भी शामिल हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रहा है, तो ये आप एग्जाम्पल इस फोटोग्राफ से भी समझ सकते हैं ना। तो मकान का किराया देना, गांव में बूढ़े माता पिता के लिए कोई पैसा भेजना, है ना। तो इस तरीके से शहरी निर्धनता की बात हम कर रहे। तो रामशरण की कहानी है कि उसे काम करते हुए गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर भी निर्भर करता है। तो रामशरण शहर के बाहर क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर कमरे के मकान में रहता है। ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाओ झोपड़ी में रहता है, और उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपए और कमा लेती है। दिन में 2 बार दाल और चावल का भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय वृद्धि करने के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपए और काम कमा लेता है, और 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े वो तभी खरीदते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूता पहनना उनके लिए विलासिता की वस्तु है। छोटे बच्चे अल्पपोषित हैं, जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। तो ये बात हमने बताई है कि शहरी निर्धनता यानी शहरी गरीबी किस प्रकार से है। ठीक है, तो डिटेल में हम लोग ये सारी बातें समझेंगे कि किस प्रकार से शहरी निर्धनता या शहरी गरीबी लगातार हावी हो रही है किस पर, तो शहरी गरीबी लगातार हावी हो रही है रामशरण पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन सारी बातों को देखेंगे, और इसी प्रकार से शहरी गरीबी के साथ साथ हम लोग ग्रामीण गरीबी की भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको पूरे फ्रेम के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस पूरे फ्रेम के साथ इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो इस बोर्ड के जरिए हम लोग अपने
इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी चल रहा है, दैट इज एनसीईआरटी। जो लोग भी जुड़े हैं तेजी सेशन शेयर कर दें। हम लोग बेटा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की ये एनसीईआरटी चल रही है, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी क्लास 9th, ठीक है। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, और जो आपका चैप्टर है, अध्याय है, उस चैप्टर का नाम क्या है? एनसीईआरटी चैप्टर का नाम क्या है? निर्धनता यानी गरीबी। तो निर्धनता एक चुनौती, निर्धनता एक चुनौती, ठीक है। तो निर्धनता एक चुनौती के रूप में कैसे है, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं इस वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो लोग अभी जुड़ रहे हैं जान जाएं, मेरा कोड है K10 और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर में पॉवर्टी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे? पहले ये जाने क्या पढ़ेंगे, इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं कि अब इस वाले में हमने पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहले तो ये पढ़ेंगे कि शहरी निर्धनता क्या है, ठीक है। शहरी निर्धनता क्या है। दूसरा क्या पढ़ेंगे? ग्रामीण निर्धनता क्या है। ग्रामीण निर्धनता हम किसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे निर्धनता के कारण, याद रखिए निर्धनता के कारण के बारे में जानेंगे, निर्धनता के कारण क्या क्या हैं। चौथा सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, है ना, एक मिनट में हट जाता हूं। सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, निर्धनता का सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके आगे हम लोग का जो पांचवा टॉपिक होगा बेटा, जो पांचवा टॉपिक होगा वो पांचवा टॉपिक क्या होगा? निर्धनता रेखा। पांचवा टॉपिक क्या होगा? निर्धनता रेखा यानी पॉवर्टी लाइन। यस, पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन इसकी बात करेंगे। उसके बाद निर्धनता का अनुमान लगाने वाली समितियों के बारे में बात करेंगे। निर्धनता का अनुमान लगाने वाली समितियां, निर्धनता का अनुमान लगाने वाली समितियां। और फिर हम लोग बात करेंगे निर्धनता का वैश्विक स्तर पर निर्धनता। अगली बात क्या होगी? वैश्विक स्तर पर निर्धनता क्या है, वैश्विक स्तर पर निर्धनता क्या है, इसकी बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारा आठवां टॉपिक होगा अंतरराज्यीय असमानताएं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंतरराज्यीय असमानताएं। इसको अगर अंग्रेजी में जानना चाहें तो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, दैट इज इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, अंतरराज्यीय असमानताएं और निर्धनता को कम करने के उपाय। निर्धनता को कम करने के उपाय। और 10वां जो टॉपिक होगा निर्धनता से संबंधित चुनौतियां। निर्धनता से संबंधित चुनौतियां, ठीक है, संबंधित चुनौतियां, ये हो गया निर्धनता संबंधित चुनौतियां हो गया, ठीक। तो ये हम लोग 10 टॉपिक पूरी तरीके से कवर करेंगे। अच्छा, इसके एक बार फिर बता दें सबको कि क्या क्या बेटा हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस एनसीईआरटी, सबसे पहले बता दें कि आप लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की एनसीईआरटी की आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग जानेंगे शहरी निर्धनता क्या है, ग्रामीण निर्धनता क्या है, व्हाट इज अर्बन पॉवर्टी, व्हाट इज रूरल पॉवर्टी, निर्धनता के कारणों की बात करेंगे, व्हाट आर द रीजंस
ऑफ पॉवर्टी। सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, सोशल एंड यह सामाजिक वैज्ञानिक, सोशलिस्टिक एंड साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है, अप्रोच क्या है। फिर पॉवर्टी लाइन पढ़ेंगे, जनता रेखा का अनुमान लगाने वाली समितियां क्या है, वैश्विक स्तर पर विशेषता क्या है। अंतरराज्यीय असमानताओं की बात करेंगे, साथ साथ निरंतरता को कम करने के उपाय और निरंतरता संबंधित चुनौतियां क्या है। ठीक, ये तो बात होगी एनसीईआरटी। लेकिन साथ साथ हम लोग जो कमिटीज की रिपोर्ट आती है बेटा वही पढ़ेंगे। तो कमिटीज रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्या इसकी रिपोर्ट है, ठीक है। और प्लानिंग, इसके लिए क्या क्या सरकार की है, प्लानिंग क्या है। साथ साथ इसके स्कीम्स की बात करेंगे, स्कीम्स क्या है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना भी आपके आईएएस के लिए रिलेवेंट है, जितना आपके आईएएस के रिलेवेंट है, वो हम बेटा सारा पढ़ने वाले हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 9, एनसीईआरटी क्लास 9, जिसमें हम समझेंगे गरीबी क्या है। जिनको हमारा कोड नहीं पता है K10, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, और किस क्लास का, क्लास 9। तो हम इसको दो सेगमेंट में कवर करेंगे, इसको हम दो सेगमेंट में कवर करेंगे। एक तो क्लास आज होगी, फिर एक क्लास हमारी कल होगी, ठीक है। तो गरीबी क्या है, पहला टॉपिक यही है, व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है। कोई आपसे कहता है बताइए गरीबी क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी। तो गरीबी एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है ना। गरीबी क्या है बेटा, एक सामाजिक, गरीबी एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है, एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है, सही बात है। और इस स्थिति में व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। तो एक ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब आते हैं, तो हम कहेंगे वो व्यक्ति गरीब है। लेकिन यह एक पारंपरिक अवधारणा है, एक पारंपरिक अवधारणा है या परंपरागत एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स क्या लिखता है कि एक ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, वह गरीब है। लेकिन अब वर्तमान में क्या परिभाषा है, अगर हम अभी वर्तमान की परिभाषा देखें, अगर हम वर्तमान में इसको समझने की कोशिश करें कि क्या है गरीबी, किसे कहते हैं, तो आप बता दें कि 21वीं शताब्दी में शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर, गरिमापूर्ण जीवन, याद कर लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और गरिमापूर्ण जीवन, यानी सम्मान के साथ आपका ना जी पाना भी गरीबी है। तो शिक्षा आपको मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य आपका बेहतर हो, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन यापन हो। अगर ये सब आपको नहीं मिल रहा है, इन सब का बेटा आपके पास अभाव है, इन सब का अभाव है, तो कहा जाएगा कि आप गरीब हैं। तो वर्तमान समय की गरीबी और पिछली जो परिभाषाएं थी उसमें बहुत अंतर आ चुका है। तो हम कहेंगे वर्तमान में वह व्यक्ति गरीब है, वे देश के नागरिक गरीब हैं जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, और वास्तव में वे गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाते हैं। तो अमर्त्य सेन कहते हैं, नो डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी इज नो डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। और अगर प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बेटा बात करेंगे तो अमर्त्य सेन ने से बहुत पूछा गया, तो अमर्त्य सेन ने कहा गरीबी क्षमताओं का अभाव है, ठीक है। क्या कहा अमर्त्य सेन ने, कहा गरीबी क्षमताओं का अभाव है। अगर आप क्षमतावान नहीं हैं, क्षमताओं का अभाव है, अगर आप क्षमतावान नहीं हैं तो आप गरीब हैं। क्लियर है। जो बच्चे इस वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें और तेजी से इस पूरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो ये तो अमर्त्य सेन कहते हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है ये भी जानना होगा। तो वर्ल्ड बैंक कहता है वह व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन की आय 1.90 डॉलर होती है। बेटा अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करें, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक कहता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन आय 1.90 डॉलर पर डे नहीं होती है, तो वह गरीब कहलाएगा।
यानी एक दिन में आप अगर $2 से कम कमा रहे हैं या $1.90 नहीं कमा पा रहे हैं तो आप क्या हैं, गरीब हैं। ठीक है, यस। तो एक नोट आप लगा लीजिए, यहां पर एक नोट ये लगा लीजिए कि वर्ष 2011-12 में ये आकलित किया गया कि भारत में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं, भारत में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं, कि भारत में विश्व का सबसे ज्यादा गरीबी संकेंद्रण विद्वान है। वर्ल्ड बैंक ने कहा विश्व का सबसे ज्यादा गरीबी संकेंद्रण, यानी अगर बात किया जाए पॉवर्टी कंसेंट्रेशन की तो कहां पर है, इंडिया में। ये बहुत बुरी खबर है हमारे लिए कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीबी क्या है, फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में गरीबी का क्या हालत है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा देखो भैया, अगर कोई $1.90 पर डे नहीं कमा पाता है तो वह गरीबी में कहलाएगा। और पूरे विश्व का सबसे ज्यादा गरीबी संकेंद्रण कहां पर है, भारत में विद्यमान है। निर्धनता के दो मामले हैं, निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, यानी अब हमारा क्या होगा, निर्धनता के दो मामले हैं, निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हैं बेटा, दो विशिष्ट मामले हैं। क्या मामले हैं, एक तो हो गया शहरी, एक हो गया शहरी निर्धनता, ठीक है, एक हो गया ग्रामीण निर्धनता, शहरी और ग्रामीण निर्धनता। ठीक, शहरी और ग्रामीण निर्धनता, तो दो प्रकार की निर्धनता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है बेटा। एक तो हो गया अर्बन पॉवर्टी, दूसरा हो गया रूरल पॉवर्टी। ठीक है, अर्बन और रूरल पॉवर्टी। तो अब सवाल ये बनता है कि पहले अर्बन पॉवर्टी को देख ले कि अर्बन पॉवर्टी क्या है, व्हाट इज अर्बन पॉवर्टी। ठीक है, अर्बन पॉवर्टी क्या है, आइए देखते हैं व्हाट इज अर्बन पॉवर्टी। ध्यान से देखिए, अर्बन पॉवर्टी किसे कहते हैं, शहरी निर्धनता क्या है, शहरी निर्धनता क्या है, बात करते हैं इसकी। तो शहरी निर्धनता क्या है, ठीक है। फिर ग्रामीण क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार ज्यादा है या ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जाहिर सी बात है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं बेटा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और गरीब व्यक्तियों का जो प्रवासन है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बेरोजगार जब शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों बेरोजगारों एवं गरीब व्यक्तियों का जो प्रवासन शहरों की ओर हो रहा है, वे रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। लेकिन औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में सीमित अवसरों का होना, कुशलता एवं शिक्षा पर आधारित अवसर की योग्यताओं और ऐसे व्यक्तियों को रोजगार से बाहर कर देती है। तो जो कि देखिए, लोग जा तो रहे हैं गांव से शहर, मगर वास्तव में क्या उनके पास ऐसी कोई योग्यता है, क्या वो टेक्निकल एजुकेटेड हैं, क्या वास्तव में समझ पा रहे हैं कि उनके पास वो सारी चीजें नहीं हैं जो शहरों में डिमांडेड हैं। तो इस प्रकार से आधारित अवसर की योग्यताएं ऐसे व्यक्तियों को रोजगार से बाहर कर देती हैं और फलस्वरूप शहरों में गरीबी बढ़ने लगती है। कोविड-19 के प्रभाव को अगर देखा जाए बेटा, तो कोविड-19 के प्रभाव ने सबसे अधिक शहरी रोजगार को प्रभावित किया, क्योंकि लोग गरीबी की खाई में लगातार गिरते गए। तो कोविड-19 के प्रभाव ने तो बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। कोविड-19 ने शहरी निर्धनता को और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि एक तो ये हुआ कि कोविड के आने से सब कुछ रोजगार, फैक्ट्री, कल कारखाने, मिल, ये सब क्या हो गए, ठप हो गए। और इन सबके ठप हो जाने से जो गांव से निकल कर आए थे, जो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो भी क्या हो गए, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। तो शहरी निर्धनता का संबंध ग्रामीण निर्धनता या बेरोजगारी से। तो जब गांव में गरीब लोग रहेंगे, बेरोजगार लोग रहेंगे, वो अपने जीवन यापन को बेहतर करने के लिए कहाँ जाएंगे बेटा, शहर में जाएंगे। अच्छा, शहरों में चले तो जाएंगे, लेकिन उनके पास वैसी योग्यता नहीं है जिसकी शहरों में डिमांड है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रूरल, यानी रूरल पॉवर्टी की। तो रूरल पॉवर्टी क्या है, इसको समझ लीजिए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं रूरल पॉवर्टी की, तो रूरल पॉवर्टी क्या है, यानी ग्रामीण गरीबी। क्या बोलते हैं इसको, ग्रामीण गरीबी। तो ग्रामीण गरीबी क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, ऐसा समझिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है और स्वरोजगार का भी अभाव है, तो रोजगार तो कोई दे नहीं रहा है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है, जिसके कारण लोगों के पास आजीविका जिसका लोगों के पास आजीविका आजीविका और आय अर्जन क्या है, आजीविका और आय अर्जन बहुत ही कम है। तो कृषि क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर प्रच्छन्न एवं मौसमी रोजगार पाया जाता है, बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी है और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, जो ग्रामीण गरीबी को और अधिक बढ़ा देती है। तो हम ये जानते हैं कि भारत की बहुत अधिक आबादी कहाँ काम करती है बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। तो कृषि क्षेत्र में काम करने के नाते यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाएगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाएगी, मौसमी बेरोजगारी पाई जाएगी, जिसके कारण यहाँ सीमांत उत्पादन भी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से जो कृषक क्षेत्र के गरीब मजदूर हैं बेटा, वो यहाँ पर जो है सरवाइव नहीं कर पाते। तो ग्रामीण गरीबी तो ज्यादा खतरनाक है या शहरी गरीबी, सवाल पूछा जाए आपसे कि यूपीएससी में इनसे सवाल पूछा है कि शहरी गरीबी ज्यादा खतरनाक है ग्रामीण, तो जाहिर सी बात है गांव में कोई भूखों नहीं मरता है, इतना तो सर्वाइवल है वहां। लेकिन शहरों में अगर आपके पास पैसा खत्म हो जाए तो कोई आपको पूछेगा नहीं। इसलिए अर्बन पॉवर्टी इज मोर पेनफुल देन रूरल पॉवर्टी, यानी शहरी गरीबी ग्रामीण गरीबी की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है। अब हम लोग सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, है ना, सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। निर्धनता के अनेक पहलू हैं। सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। तो सूचक उपभोग एवं आय स्तर से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इसका सूचक क्या है, उपभोग एवं आय स्तर, उपभोग एवं आय स्तर से इसका संबंध होता है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्या दृष्टिकोण है, ध्यान से देखिए। हम सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये है कि बेटा निरक्षरता बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी बहुत है, निरक्षरता। फिर दूसरा कुपोषण बहुत ज्यादा है ना, कुपोषण बहुत ज्यादा है। फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, बहुत कम है। स्वास्थ्य का स्तर बहुत कमजोर है, स्वास्थ्य का स्तर बहुत कमजोर है। रोजगार का स्तर बहुत कम है। स्वच्छ पेयजल कम है। स्वच्छता क्या है, स्वच्छता कम है। तो स्वच्छता कम है, निरक्षरता बहुत ज्यादा है, कुपोषण बहुत ज्यादा है। ध्यान देखिए, तो स्वच्छता कम है, निरक्षरता ज्यादा है, कुपोषण ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, स्वास्थ्य का स्तर बहुत कमजोर है, रोजगार बहुत कम है, स्वच्छ पेयजल भी बहुत कम है। तो सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा निर्धनता के प्रमुख उत्तरदायी कारण हैं, ऐसा मानते हैं सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बेटा ये मानता है कि सामाजिक अपवर्जन, सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा, ध्यान देखिए, और असुरक्षा निर्धनता के प्रमुख उत्तरदायी कारण हैं, प्रमुख उत्तरदायी कारण हैं। ठीक है। चलिए अब सवाल ये है कि सामाजिक अपवर्जन क्या है, व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक अपवर्जन क्या है, सामाजिक अपवर्जन क्या है, सामाजिक अपवर्जन क्या है, तो समझ लीजिए पहले। तो समाज
में उच्च वर्ग और समाज में निम्न वर्ग। ठीक, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग की बात करें तो अमीर, उच्च जाति, बहुसंख्यक। अमीर, उच्च जाति और यहां बहुसंख्यक शामिल होते हैं, बहुसंख्यक शामिल होते हैं। निम्न वर्ग में बेटा, तो समाज के निम्न वर्ग, निम्न वर्ग गरीब, तो गरीब है इसमें, गरीब के साथ साथ निम्न जातियां हैं, निम्न जातियां हैं और अल्पसंख्यक भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक भी शामिल होते हैं। तो सामाजिक अपवर्जन क्या है, एक तरफ तो उच्च वर्ग है, दूसरी तरफ निम्न वर्ग है। तो उच्च वर्ग में अमीर है, उच्च जातियां हैं, बहुसंख्यक हैं। निम्न वर्ग में गरीब हैं, निम्न जातियां हैं और अल्पसंख्यक इसमें शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं, अल्पसंख्यक इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बात समझ में आ रही है, अच्छे समझिए इन सारी बातों को। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो वंचित वर्ग है, यहाँ पर इस वर्ग में भ्रष्टाचार शामिल है, भौतिक संसाधनों पर संकेंद्रण शामिल है ना। तो राजनीतिक प्रशासन और अभाव अपर्याप्तता तो सामाजिक अस्थाई को बढ़ा देता, खाई को बढ़ा देता है, जिससे सामाजिक अपवर्जन को बल देता है। तो ये जो दोनों वर्ग हमने देखा कैसे, तो इस वर्ग में भ्रष्टाचार शामिल है, भौतिक संसाधनों पर संकेंद्रण है, राजनीतिक प्रशासन। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वो तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और जिसके पास कम ताकत है या जो थोड़ा दुर्बल है वो पीछे रह जाता है। ठीक है, तो असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। तो समाज में असुरक्षा की भावना का जन्म होता है, और यह असुरक्षा की भावना, यह असुरक्षा की भावना कहाँ है, अति पिछड़े वर्ग में है। अति पिछड़ा वर्ग, विधवा, महिलाएं और विकलांग। तो असुरक्षा की भावना कहाँ कहाँ है, विकलांग में है, महिलाओं में है, विधवा में है और अति पिछड़े वर्ग में। तो ऐसी श्रेणी के लोग हैं जिसे यदि सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा इत्यादि ना प्राप्त हो तो यह निधनता के सीधे सीधे शिकार हो जाएंगे, यह निधनता के शिकार हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो अगली बात करेंगे बेटा, निधनता का अनुमान कैसे लगाया जा रहा है, इसको भी देखिए। निर्धनता का अनुमान, निर्धनता का अनुमान हम कैसे लगा रहे हैं। तो निर्धनता का अनुमान हम दो तरीके से लगाते हैं। एक तो आजादी के पहले, तो आजादी के पहले कैसे लगाया जाएगा, दूसरा आजादी के बाद, आजादी के पहले और आजादी के बाद। ठीक है, तो आजादी के पहले देख लेते हैं, फिर आजादी। अगर हम दो तरीके से ये अनुमान देखें, अगर हम दो तरीके से अनुमान को देखने की कोशिश करें तो निधनता का अनुमान हम दो तरीके से लगा रहे हैं। पहला बिफोर इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले और आजादी के बाद। तो बिफोर इंडिपेंडेंस की बेटा बात करें, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस में क्या क्या आ जाएगा, बिफोर इंडिपेंडेंस में क्या क्या आएगा, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, तो 1878, 1878। तो सवाल ये पूछा जाता है कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, है ना, 1878। तो सबसे पहले गरीबी का पैमाना तैयार किया, सबसे पहले देखिए। तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले, सबसे पहले गरीबी का पैमाना, पैमाना तैयार किया और कहा, और यह कहा जो 16 से 35 रुपया, 16 से 35 रुपया
प्रतिवर्ष नहीं कमाता, याद रखिएगा 16 से 35 रुपया प्रतिवर्ष नहीं कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, वह गरीब है, वह गरीब है। कितना नहीं कमा रहा है? 16 से 35 रुपया जो प्रतिवर्ष नहीं कमा रहा है वह गरीब है। ये 1867 एंड 68 है ना, 1868 होना चाहिए, 1868। यस, 1867 एंड 68, 1867 एंड 68 वाले वित्तीय वर्ष में उन्होंने कहा, दादा भाई नौरोजी ने, कि गरीब वह माना जाएगा जो प्रतिवर्ष 16 से 35 रुपया प्रतिवर्ष नहीं कमा रहा है। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं। देखिए कई बार सवाल पूछा गया प्रीलिम्स में कि भारत में सबसे पहले आजादी से पहले, यानी आजादी से पहले गरीबी का आकलन किसने किया बेटा? दादा भाई नौरोजी ने किया 1867-68 के वित्तीय वर्ष में, और ये बताया कि जो 16 से 35 रुपए के से कम कमा रहा है वो क्या है? वो गरीब है। ठीक है, वो गरीब है। दूसरा लेते हैं, राष्ट्रीय योजना समिति की बात करें, अगर राष्ट्रीय योजना समिति की बात करें, राष्ट्रीय योजना समिति की अगर बात करें तो राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938। ध्यान से देखिए, अगर हम नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात करें, एनपीसी की बात करें, तो इसका नेतृत्व है ना, इसका नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया, सुभाष चंद्र बोस, पहली बात। फिर इसकी अध्यक्षता किसने किया बेटा? इसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, यानी जवाहरलाल ने। तो पोषण के आधार पर गरीबी का निर्धारण करता है ये, इसके आधार पर, पोषण के आधार पर, यस, पोषण के आधार पर। तो राष्ट्रीय योजना समिति कहती है कि हम पोषण के आधार पर गरीबी का निर्धारण करते हैं, पोषण के आधार पर। तो राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938, इसका नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने, अध्यक्षता किया जवाहरलाल नेहरू ने, और पोषण के आधार पर गरीबी का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए, अगर हम बॉम्बे प्लान की बात करें, किसकी बात करें? बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान यानी 1944, यस 1944 की बेटा बात करें तो 1944 में बॉम्बे प्लान में कहा गया 75 रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय, 75 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय की बात करता है, प्रतिवर्ष आय की बात करता है। और इस प्रकार से हमने आजादी के पहले ये सारी समितियां देखी। ठीक है, तो आजादी के पहले की कौन कौन समितियां महत्वपूर्ण है बेटा? आजादी के पहले तो ये हो गया दादा भाई नौरोजी कमेटी 1867-68 में, फिर दूसरा राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938, फिर 1944 में बॉम्बे प्लान ये चल रहा है। ठीक है, तो आजादी के बाद की अगर हम लोग बेटा बात करें तो आजादी के बाद की देख लेते हैं, आजादी के बाद कौन कौन सी समितियां आई हैं। आजादी के बाद, तो आजादी के बाद कौन कौन सी आई हैं इसको भी देख लीजिए ध्यान से। तो आजादी से पहले आपने देख लिया और आजादी के बाद आप देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दें कि अगर हम आजादी से पहले की बात कर रहे हैं, अगर हम आजादी से पहले की बात कर रहे हैं तो आजादी से पहले दादा भाई नौरोजी कमेटी, राष्ट्रीय प्लानिंग कमेटी है ना, तो राष्ट्रीय प्लानिंग समिति की बात करेंगे, और बॉम्बे एक्शन प्लान, तो बॉम्बे एक्शन प्लान की भी हम लोग बात कर रहे हैं, बॉम्बे एक्शन प्लान की भी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? ये बात समझ में आ रही है? आ जाइए आगे देखते हैं। आजादी के बाद, आजादी के बाद, आजादी के बाद, आजादी के बाद वाई के अलग कमेटी, आजादी के बाद वाई के अलग कमेटी, अलग कमेटी 1979, फिर लकड़ा वाला समिति
लकड़ावाला समिति 1989, समझिए। वाई के अलग कमेटी 1979, लकड़ावाला समिति 1989। तो इसको ध्यान से एक सीक्वेंस बनाते हुए देखते हैं। आजादी के बाद, तो आजादी के बाद आपका ये हो जाएगा वाई के अलग कमेटी 1979। उसके बाद लकड़ावाला कमेटी 1989। फिर बेटा सुरेश तेंदुलकर याद रखना आपको 2005। और फिर इसके बाद सी रंगराजन 2012। अरविंद पनागरिया टास्क फोर्स 2015। और फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019। इसको ध्यान से आप सभी लोग देख लीजिए। तो वाई के अलग कमेटी 1979, लकड़ावाला समिति 1989, सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005, सी रंगराजन 2012, अरविंद पनागड़िया टास्क 2015 और बहुआयामी निरंतरता सूचकांक 2019 में। तो एक नोट अब आपको लगाना चाहिए, एक नोट लगा लीजिए बेटा। तो नोट क्या है? नोट क्या है? भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु NSSO एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करती है। एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो मुख्य संस्था के रूप में बेटा कार्य कर रही है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो मुख्य संस्था के रूप में ये कार्य कर रही है। तो भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु NSSO एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया पहले पार्ट में। कल हम लोग इसके आगे बेटा ये पूरी पढ़ाई और आगे करेंगे। तो आज हमने आपसे कहा कि हम लोग NCERT है ना, तो क्लास 9th की NCERT पढ़ रहे थे, जिसका क्या था मकसद कि आपको क्लास 9th की NCERT पढ़ाना। तो ये पूरी बुक आप पढ़िए, इसका हम सारांश आपको निकाल के बेटा पढ़ा रहे हैं। भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का, तो इसमें कहानी दी हुई है ना, उस कहानी को आप अच्छे से पढ़िए। तो आपको बता दें, बिल्कुल क्लास 9th की NCERT हमने सोचा कि आपको अच्छे से पढ़ा दें क्लास 9th की NCERT। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम डिटेल में क्लास 9th की NCERT को डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये है क्लास 9th के लिए NCERT की पुस्तक, क्लास 9th की NCERT की पुस्तक। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इतनी ही बात करेंगे और फिर लगातार आप मिलते रहेंगे हमसे। और एक बार फिर कहेंगे, अगर आपने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है तो आप एडमिशन ले लीजिए और बेहतरीन तरीके से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म का बेहतरीन बेटा फायदा उठाइए। हम प्लस और आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन भी पढ़ा रहे हैं और साथ साथ आपको इंडियन इकोनॉमी और कंप्लीट GS थर्ड पेपर भी कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।